अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम सॉल्यूशन के टॉपिक वेपर प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर होता क्या है शॉर्टली, कि अगर ये कोई लिक्विड है किसी कंटेनर में, ये क्लोज्ड कंटेनर है, ये क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड है, वोलाटाइल सबस्टेंस है। वोलाटाइल सबस्टेंस मीन्स ए सबस्टेंस दैट कैन चेंज इनटू वेपर्स। तो ये जो लिक्विड है यहाँ से वेपर्स बनेंगे, इवापोरेशन होगी। और किसी लिक्विड की एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेट ऑफ इवापोरेशन कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन ये होगी, इवापोरेशन कांस्टेंट होती है एक लिक्विड की रेट ऑफ इवापोरेशन। तो जब यहाँ पर ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, वो एनर्जी लूज करेंगे, फिर कंडेंस होंगे, तो फिर यहाँ पर कंडेंसेशन होगी। तो ये जो कोलिजन्स होंगे बिटवीन वेपर्स, ये एनर्जी लूज करेंगे, फिर कंडेंस होंगे। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोलिजन अमंग द वेपर्स। रेट ऑफ कंडेंसेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन वेपर्स। ये तो आपको पता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होगी। तो रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये होगा। इस वक्त क्या होगा, इस वक्त जो लिक्विड फेज और वेपर फेज वो इक्विलिब्रियम में आएंगे। ये पॉइंट याद रखो। यानी जब रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो लिक्विड फेज एंड वेपर फेज आर इन इक्विलिब्रियम। उस वक्त यहां पर कुछ वेपर्स होंगे, वो कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जो प्रेशर वो एग्जर्ट करेंगे उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये क्या है वेपर प्रेशर? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड व्हेन द वेपर्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यहां तक आया समझ में? तो इस वक्त जो प्रेशर करेंगे एक्सर्ट वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उसको हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। और ये जो वेपर प्रेशर है ये डिपेंड करता है किस किस पे? नेचर ऑफ लिक्विड पे। हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड। यानी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। ये पॉइंट याद रखो, एंड वाइस वर्सा। यानी अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। क्यों? इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, टेंडेंसी फॉर इवापोरेशन डिक्रीजेस। यानी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो टेंडेंसी टू इवापोरेट क्या होगी? कम। यानी वेपर्स कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम। ये पॉइंट याद रखो। इसका ये मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स is less than vapor pressure of non-polar molecules। यानी अगर हमारे पास दो लिक्विड है, एक है पोलर और दूसरा है नॉन पोलर, पोलर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स क्या होगी? कम। तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली वांडर वाल्स फोर्स होता है, तो वो फोर्स वीक होता है, तो वेपोराइजेशन की जो इवापोरेशन की टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी, वेपर ज़्यादा बनेंगे और वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसका ये मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इज लेस देन वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय बेंजीन। है कि नहीं?
क्योंकि वाटर है पोलर मॉलिक्यूल और बेंजीन इज नॉन पोलर। इनके मॉलिक्यूल्स दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वान डर वाल्स फोर्स है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल इंटरैक्शन is stronger than van der Waals forces। यानी जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पर वेपर्स कम बनेंगे। जब वेपर्स कम बनेंगे वेपर प्रेशर कम होगा। जिन मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उनमें रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगी, वेपर ज्यादा बनेंगे और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये हमने डिस्कस किया है। अच्छा, इसमें हमने और एक चीज डिस्कस की थी, यहां तक अभी नोट करो जल्दी। और एक पॉइंट इसमें हमने डिस्कस किया था कि जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो वान डर वाल्स फोर्सेस आल्सो इंक्रीजेस। यानी जितना मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा बिटवीन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके वान डर वाल्स फोर्स भी ज्यादा होंगे बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। ये खाली किन के लिए है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वहां वान डर वाल्स फोर्स क्या होगा? ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल हम H2 की बात करेंगे, हम N2 की बात करेंगे, हम O2 की बात करेंगे, हम O3 की बात करेंगे। इनका वेपर प्रेशर की वेरिएशन क्या होगी? देखो, इसका मॉलिक्यूलर मास है 2, इसका मॉलिक्यूलर मास है 28, इसका मॉलिक्यूलर मास है 32, इसका मॉलिक्यूलर मास है 48। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वान डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे। तो जब वान डर वाल्स फोर्स की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी इसका मतलब है वेपर्स बनने के चांसेस कम होंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी बिटवीन मॉलिक्यूल्स तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो अगर वान डर वाल्स फोर्स इंक्रीज हुआ, अगर वान डर वाल्स फोर्स इंक्रीज हुआ बिटवीन मॉलिक्यूल्स तो वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। यहां तक आया समझ में? इन मॉलिक्यूल्स में किसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी? O3 मॉलिक्यूल्स, फिर इनमें, फिर इनमें, फिर इनमें। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो वेरिएशन होगी O3 ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन H2। इसका यह भी मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर क्या होगा? अगर वान डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ O3 will be less than vapor pressure of O2 will be less than vapor pressure of N2 will be less than vapor pressure of H2। ये भी होगा। या इसका ये मतलब भी हुआ, ये पॉइंट याद रखो, इसका ये मतलब भी हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ I2 molecules is less than vapor pressure of Br2 molecules is less than vapor pressure of Cl2 molecules is less than vapor pressure of F2 molecules। यानी F2 molecules का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा और वेपर प्रेशर ऑफ I2 molecules कम होगा, क्योंकि F2 molecule का मॉलिक्यूलर वेट कम है और I2 का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो वान डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा, जब वान डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। यहां तक आया समझ में? ये भी नोट करो।
इसके बाद हमने दूसरा पॉइंट इसका डिस्कस किया है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि टेंडेंसी फॉर इवापोरेशन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ वेपर्स विल इंक्रीज और वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। ये हम इस इक्वेशन से देखते थे कि log P2 by P1, it is vapor pressure at temperature 2, it is vapor pressure at temperature 1 is equal to del H vaporization divided by 2.303 R T2 minus T1 divided by T1 T2. T1 minus T2 is positive. ये टर्म भी पॉजिटिव, इसका मतलब है वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी P2 विल बी ग्रेटर देन P1 इफ T2 ग्रेटर देन T1। ये पॉइंट याद रखो। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहां तक आया समझ में? फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था ये चीजें कि अगर कोई वोलाटाइल लिक्विड होगा ए, ये कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर, इसमें एक लिक्विड ए है, इसके वेपर्स बनेंगे, कंडेंसेशन होगी, रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होगा, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा। इसका वेपर प्रेशर हम डिनोट करते थे P0 A से। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज डिनोटेड बाय P0 A। ये वोलाटाइल कंपोनेंट था। इसी तरह ये कोई और वोलाटाइल लिक्विड है P, ये भी क्लोज्ड कंटेनर में है, ये लिक्विड B है, इसका भी यहां पर वेपर प्रेशर होगा P0 B, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B। ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A है सबस्क्रिप्ट में, ये प्योर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ B है। आया समझ में? अब अगर क्या करेंगे, अगर हम और एक देखेंगे कंपोनेंट, ये नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, ये नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है। ये जब ये नॉन वोलेटाइल होगा, इसके वेपर्स नहीं बनेंगे, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0। सो इसका जो वेपर प्रेशर है P0 B लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ये नॉन वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है, वोलेटाइल वोलेटाइल एंड दिस इज नॉन वोलेटाइल। जब हम दोनों को मिलाएंगे, जब दोनों को मिलाएंगे एक सॉल्यूशन बनेगी, एक मिक्सचर बनेगा, तब क्या होगा, इस मिक्सचर में ए भी है बी भी है, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। आया समझ में? अब जब इस मिक्सचर में हम देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी, अब इस मिक्सचर में जो वेपर प्रेशर यहां होगा उसमें ए भी कंट्रीब्यूट करेगा, बी भी कंट्रीब्यूट करेगा। ए की कंट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और बी की कंट्रीब्यूशन को हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि इस मिक्सचर को कुछ टोटल वेपर प्रेशर होगा ना, इस मिक्सचर का कुछ टोटल वेपर प्रेशर होगा P टोटल, उसकी कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से होगी, ए की भी वजह से और बी की भी वजह से, यानी वो होगा बराबर PA प्लस PB। जैसे आपने डाल्टन्स लॉ में पढ़ा था पार्शियल प्रेशर्स कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर्स, इसी तरह यहां पर जो इस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर होगा, इट विल बी सम टोटल ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। यहां तक आया समझ में? यानी टोटल वेपर प्रेशर
of a mixture is sum total of partial pressures. यही कहेंगे ना, ये डाल्टन्स लॉ के रिलेट में है। यहां तक आया समझ में? अब हमें पीए देखना है और पीबी देखना है। यहां तक आया समझ में? अगर हम, ये तो एक कंडीशन बनेगी कि हमने लिक्विड ए लिक्विड बी को मिलाया, बन गया एक मिक्सचर। इस मिक्सचर के वेपर्स बनेंगे, उन वेपर्स का वेपर प्रेशर होगा। उस वेपर प्रेशर यानी जो ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर होगा, उसको हम पी टोटल से लिखेंगे। मगर वो पी टोटल तब होगा ना, वो वेपर प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर, जब उसमें ए की भी कंट्रीब्यूशन होगी और पी की भी कंट्रीब्यूशन होगी। तो वो पी टोटल इस मिक्सचर का बराबर होगा पी ए प्लस पी बी, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। आया समझ में? तो इसीलिए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर इज सम टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। यहां तक आया समझ में? अब ये पॉइंट याद रखना कि देखो, ये पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ ए है, पी बी इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। पी ए इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पी बी इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, है कि नहीं? एंड पी टोटल इज द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ये भी आपको पता है। पी टोटल इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। ये तो हमें पता है। अब हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे कैलकुलेट? अब इधर नजर रखो, जितना यहां पर मोल फ्रैक्शन होगा ए का, उसी हिसाब से उसके वेपर्स बनेंगे। यानी इस मिक्सचर में ए भी है और बी भी है। अगर इसमें ए का अमाउंट ज्यादा होगा, उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, उसका वेपर्स प्रेशर ज्यादा होगा। अगर इस मिक्सचर में बी ज्यादा होगा, उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि ए भी वोलेटाइल है, बी भी वोलेटाइल है। समझना चीजों को। अगर इसमें ए ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ ए अगर ज्यादा होगा इस मिक्सचर में, उसके अल्टीमेटली वेपर्स भी बनेंगे ना ज्यादा, तो उसका वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अगर इस मिक्सचर में बी ज्यादा होगा, उसके वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। अगर इसमें ए का अमाउंट कम होगा, उसके वेपर्स कम बनेंगे, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम। इसका मतलब है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ ए एंड बी इन द मिक्सचर, है कि नहीं? यानी पी ए एंड पी बी डिपेंड्स अपॉन the amount of A and B in the mixture, है कि नहीं? और वो जो हम अमाउंट है वो लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस में। यानी ये जो अमाउंट है वो हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन में। किस में लेते हैं? मोल फ्रैक्शन में। यानी अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ज्यादा होगा, उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। अगर इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ज्यादा होगा, उसके वेपर ज्यादा बनेंगे और बी का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। यहां तक आया समझ में? अगर इस मिक्सचर में ए ज्यादा होगा, यानी अगर इस मिक्सचर में ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये क्या है? ये एक लॉ है गिवन बाय रोल्ट। तो लॉ क्या है हम लिखेंगे यहां पर। इन अ मिक्सचर the partial pressure, the partial vapor pressure of any volatile component is directly proportional to its mole fraction.
ये रोल्टस लॉ है। रोल्टस लॉ क्या कहता है? रोल्टस लॉ कि इन अ मिक्सचर, एक मिक्सचर में द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, यानी किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इस मिक्सचर में, यानी पार्शियल प्रेशर ए या पार्शियल प्रेशर बी, दोनों में से एक, किसके बराबर है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां तक नोट करो, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, नोट करो जल्दी। क्या बना कि पी ए, ये कहता है ना, इन अ मिक्सचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी ए का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, यही है ना? क्योंकि ये भी यही कहता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, यहां पर ए भी वोलेटाइल है, बी भी वोलेटाइल है, यह आया समझ में? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, और ये क्या बनेगा? पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। आया समझ में? और ये नोट करना कि पी ए इज लेस देन पी नॉट ए और पी बी इज लेस देन पी नॉट बी, ये याद रखना। ऐसा क्यों है कि पी ए क्यों है कम पी नॉट ए से? क्योंकि इसमें मोल फ्रैक्शन है, इसमें अमाउंट ऑफ ए है ना कम, यानी जैसे वो पहले एक लिक्विड में ए प्योर ए था, प्योर ए में उसका अमाउंट ज्यादा था, उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट डिक्रीज हुए। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर यूनिट में डिक्रीज हुए, और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी भी डिक्रीज हुए पर यूनिट में। तो इसीलिए पी ए इज लेस देन पी नॉट ए, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी। क्योंकि हम वेपर प्रेशर जो कैलकुलेट करते हैं ना, हम देखते हैं यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स हैं और कितने वेपर्स बनेंगे। यहाँ पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स भी कम हुई और नंबर ऑफ बी मॉलिक्यूल्स भी कम हुई, तो उनका पार्शियल वेपर प्रेशर भी कम होगा। यहां तक आया समझ में? अब ये जो सोल्यूशन है, मिक्सचर है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर इज सम टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ना, ये पॉइंट। तो अगर इस सोल्यूशन का, इस मिक्सचर का टोटल पार्शियल प्रेशर, ये वेपर प्रेशर देखना होगा, सो पी टोटल या पी एस, पी टोटल लिखो या पी एस लिखो, सोल्यूशन लिखो या मिक्सचर लिखो, इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, यही है ना? क्योंकि पी टोटल या पी एस दोनों में से एक लिखो, या पी एस लिखो या पी टोटल लिखो, किसके बराबर है? पी ए प्लस पी बी। पी ए किसके बराबर है? पी नॉट ए का ए, पी बी किसके बराबर है? पी नॉट बी का बी। यहां तक आया समझ में? ये आया समझ में? अब आगे चलते हैं। ये था रोल्टस लॉ, और ये रोल्टस लॉ से निकला, और कोई भी सोल्यूशन जो रोल्टस लॉ फॉलो करेगी, ओबे करेगी, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये कौन सी सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन। तो a solution that obeys Rolte's law is an ideal solution। आया समझ में? वो आइडियल सॉल्यूशन होगी, यहां तक याद रखो, ये पूरा नोट करो जल्दी। अब आगे चलते हैं।
यानी कोई भी सॉल्यूशन जो क्या ओबे करेगी, रोल्टस लॉ, उसको हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, कोई भी सॉल्यूशन जो रोल्टस लॉ ओबे नहीं करेगी उसको हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखते हैं आगे, लिसन केयरफुली, कुछ चीजें हमें जो डिस्कस करनी है। आइडियल सॉल्यूशन, या इससे पहले और एक चीज हम डिस्कस करेंगे यहां पर। अच्छा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी, और पी ए किसके बराबर है, पी नॉट ए का ए, एंड पी बी किसके बराबर है, पी नॉट बी का बी। इसको हम ग्राफिकली पहले प्लॉट करेंगे। देखो यहां से हम क्या करेंगे, पी ए वर्सेस का ए। अगर का ए इंक्रीज हुआ तो पी ए भी क्या होगा, इंक्रीज। तो अगर का ए हुआ इंक्रीज, पी ए भी क्या होगा, इंक्रीज। इसकी एक लीनियर ग्राफ बनेगी, क्योंकि इट्स अ लीनियर इक्वेशन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू एम एक्स, यही है ना। इसी तरह अगर हम पी बी को प्लॉट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू काई बी, ये भी क्या आएगी, ये भी स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि ये भी किसके बराबर है, y इज इक्वल टू एम एक्स के बराबर। ये आया समझ में। अब आगे चलते हैं, ये पी एस इज टू पी नॉट ए का ए एंड प्लस पी नॉट बी का बी। आप सब लोगों को पता है, अभी ये नोट करो पहले। अब आगे चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, ये कंडीशन है, और आपको पता है कि काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए। पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, और काई बी किसके बराबर है, 1 माइनस काई ए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, तो काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए। ये चीजें आपको पता है। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो पी सोल्यूशन क्या होगा, पी सोल्यूशन होगा पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस काई ए, यही होगा। अब आगे चलते हैं, ये क्या बनेगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 इज इक्वल टू पी नॉट बी, और क्या होगा, पी नॉट बी इंटू काई ए प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा पी नॉट बी काई ए, यही आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ, सेम टर्म्स ऑन सेम साइड। ये क्या बनेगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी, पी नॉट ए इधर आएगा, प्लस पी नॉट ए काई ए माइनस पी नॉट बी काई ए, यही बनेगा ना। पी नॉट ए काई ए, पी नॉट ए काई माइनस पी नॉट बी काई ए, यह आया समझ में। अब चलेंगे आगे, क्या होगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस का ए कॉमन निकलेगा, ये क्या बनेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू काई ए। यहां तक आया समझ में। ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा, और ये बनेगा इंटरसेप्ट। ये आया समझ में। ये ऐसा है ना, y इज इक्वल टू, ये m है, ये x है, और ये c है। ये ऐसी ग्राफ बनेगी ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कहाँ से स्टार्ट होगी, पी नॉट बी से। यानी अगर हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे, अच्छा क्या करेंगे, यहां से कंपोजिशन लेंगे, यहां से काई ए लेंगे 0 को, और काई बी यहां क्या होगा 1, क्योंकि काई ए प्लस काई बी इज 1। काई ए इंक्रीज हुआ कहां तक, काई ए इज इक्वल टू 1, और काई बी यहां पर क्या होगा 0, क्योंकि काई ए प्लस काई बी इज ऑलवेज 1। अब यहां से क्या करेंगे,
अब यहां से वेपर प्रेशर प्लॉट करेंगे, यहां से भी वेपर प्रेशर है। अगर काय ए इंक्रीज हुआ, यानी यहां पर काय ए है, ये इंक्रीज हुआ कहां तक, 1 तक, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, यानी पी नॉट, अच्छा पी ए क्या होगा, इंक्रीज। अगर काय ए इंक्रीज हुआ, पी बी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये इंक्रीज होगा यहां यहां यहां, चलो यहां तक क्या है, ये काय भी यहां पर 0 है, काय किसके बराबर है, 1 के बराबर। हम ऐसे भी देख सकते हैं ना, देखो गोबर इधर इधर, यहां पर काय भी किसके बराबर है, 0 के बराबर, और काय किसके बराबर है, 1 के बराबर, काय भी 0, ये सारी टर्म क्या बनेगी, 0। काय किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो पी एस किसके बराबर आ गया, पी नॉट ए के बराबर। तो ये जो ये पॉइंट है ना, ये यहां पर है पी नॉट ए, आया समझ में। इसी तरह अगर काय भी इंक्रीज हुआ तो पी बी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, ये इंक्रीज हुआ, आया समझ में। ऐसी क्यों हुई, ये मैंने ऊपर क्यों नहीं लिया, क्योंकि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी। यहां पर क्या है, काय ए 0, काय बी 1 के बराबर, काय 0, ये सारी टर्म 0, ये 1 के बराबर है, तो पी एस इक्वल टू पी नॉट बी। तो यहां पर ये पॉइंट क्या है, पी नॉट बी, आया समझ में, यहां तक आया समझ में। अब देखो ये इक्वेशन क्या बोलते हैं, ये अगर काय ए इंक्रीज हुआ तो पी एस भी क्या होगा, इंक्रीज। अगर काय ए इंक्रीज हुआ, यानी काय यहां 0 है, यहां पर होगा 0.1 0.2 0.3 0.4, कहां तक, 1 तक। अगर काय ए इंक्रीज हुआ तो पी एस भी क्या होगा, इंक्रीज हुआ, मगर कहां से इंक्रीज होगा, पी नॉट बी से, क्योंकि पी नॉट बी इज इंटरसेप्ट। तो अगर काय ए इंक्रीज हुआ तो पी एस भी क्या होगा, इंक्रीज 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 इंक्रीज, यहां तक, आया समझ में। तो ये आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ बनेगी, ग्राफ फॉर आइडियल सोल्यूशन। यहां तक नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, यानी पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू का ए। आया समझ में, यहां तक नोट करो जल्दी। लिखा यहां तक, तो इसको मुझे इरेज करने दो, इस ग्राफ को। इसको भी इरेज करेंगे। अब इधर नजर रखो, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू का ए। ये तो पॉजिटिव टर्म है ना, क्योंकि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, तो ये टर्म क्या निकलेगी, पॉजिटिव। ये भी क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब है पी एस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगी पी एस। ये आया समझ में, यानी पी एस क्या होगा, पी एस होगा, इसका ये मतलब हुआ कि पीएस को निकालने के लिए, पीएस को निकालने के लिए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन मिक्सचर को निकालने के लिए हमें पीबी को कुछ चीज ऐड करनी है। यानी हमें पीएस निकालने के लिए, वेपर प्रेशर मिक्सचर निकालने के लिए हमें पी नॉट बी को कुछ ऐड करना है, क्योंकि पी नॉट बी है यहाँ, इसको हमने ये टर्म ऐड किया, तब क्या निकला, पीएस। समझो चीजों को, हमें क्या कैलकुलेट करना है, पीएस। जब हम पीएस कैलकुलेट करते हैं, पीएस कैलकुलेट करने से क्या करेंगे हम, पी नॉट बी यहाँ है, इस पी नॉट बी को कुछ ऐड होगा, ये ना ऐड, क्या होगा ऐड, ये ऐड होगा, यानी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू का ए। इसका ये भी मतलब हुआ कि पी एस ग्रेटर देन पी नॉट बी, है कि नहीं। यहां पर ये पॉइंट याद रखो, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, यानी इस पी नॉट बी से ज्यादा क्या है, पी एस। इसका ये भी मतलब हुआ ना कि पी एस लेस देन
पी नॉट ए। यह भी इसका मतलब हुआ ना इस इक्वेशन का, यानी फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट को यूज यहां करेंगे। यहां पर यूज करने से हमें क्या मिला कि पीएस निकालने के लिए हमें पी नॉट बी को कुछ ऐड करना है। पीएस तब निकलेगा जब हम पी नॉट बी को कुछ ऐड करेंगे, इसका मतलब है पीएस इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। आया समझ में? इसका यह भी मतलब होना पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, इसका मतलब है पीएस इज लेस देन पी नॉट ए। इसका यह भी मतलब हुआ कि अगर आपको कुछ भी इक्वेशन नहीं आएगी, ये याद रखो, पीएस निकालने के लिए, पीएस निकालने के लिए क्या होगा, यह हमेशा होगा ज्यादा किससे, यह ज्यादा होगा पी नॉट बी से। आया समझ में? और कम होगा पी नॉट ए से। यह आया समझ में? पीएस लेस देन पी नॉट ए, पीएस ग्रेटर देन पी नॉट बी, यानी इट विल बी मोर देन पी नॉट बी एंड अप्रोचिंग टुवर्ड्स पी नॉट ए। आया समझ में? ये पॉइंट याद रखो, ये ट्रिक है। यानी अगर आपको मिक्सचर का पीएस निकालना होगा, यानी वेपर प्रेशर मिक्सचर, वो पी नॉट बी से ज्यादा होगा और पी नॉट ए से कम होगा। यह पॉइंट याद रखो, ये पॉइंट याद रखो, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। यह आया समझ में? इस पे क्वेश्चन करेंगे जल्दी। लिखो एक क्वेश्चन, बेंजीन एंड टॉलिन मेक एन आइडियल सोल्यूशन। ये हम आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं, विच कंटेन्स 3 moles of benzene and 6 mole toluene, full stop. If vapor pressure of pure benzene is 900 torr and vapor pressure of toluene, pure vapor pressure of toluene is 360 torr, the vapor pressure of solution will be A option 350 torr, B option 1000 torr, C option 540 torr, अच्छा डी ऑप्शन 250 टॉर। करो जल्दी। बेंजीन एंड टॉलिन मेक एन आइडियल सोल्यूशन, ये आइडियल सोल्यूशन के लिए है। अच्छा, विच कंटेन्स 3 मोल ऑफ बेंजीन एंड 6 मोल टॉलिन, पी नॉट बी इज, यानी वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 900 टॉर एंड वेपर प्रेशर टॉलिन इज 360 टॉर, यानी ये प्योर है। दोनों को मिलाया, मिक्सचर बना, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी। आप क्या करोगे,
आप पी एस इज पी नॉट ए का ए एंड पी नॉट बी का बी। का ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, यही करोगे। और का बी निकालने के लिए क्या करोगे, एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। फिर ये मल्टीप्लाई करोगे, ये वो मल्टीप्लाई करोगे, और बहुत सारा तरीका आएगा, यानी यही इक्वेशन लगेगी। इससे भी आंसर निकलेगा और इस वाले जुगाड़ से भी आंसर निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा आंसर, इधर लिसन केयरफुली। देखो क्या कहता है, कि ये कहता है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो होगा ग्रेटर देन पी नॉट बी। आया समझ में? और जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो लेस देन होगा पी नॉट ए, है कि नहीं? अब देखो यहां पर वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, बेंजीन का, और कम किसका है, टॉलिन का। ये ज्यादा है, ये कम है। आया समझ में? यानी वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 900 टॉर, और वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन किसके बराबर है, 360 टॉर। इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा ना ग्रेटर देन 360, यही होगा ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन पी नॉट बी। क्यों? पी नॉट बी है ना लेस, किससे, पी नॉट ए से। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो किससे ज्यादा होगा, जो कम से ज्यादा होगा। ये कम है, उससे थोड़ा ज्यादा होगा, और किसके करीब होगा, करीब होगा पी नॉट बी के करीब। अब 360 से ज्यादा कौन है यहां पर, 360 से ज्यादा यहां पर देखो 350 कम है 360 से, 250 ऑलरेडी कम है, तो ये दोनों ऑप्शंस खत्म। अब ये 900 है ज्यादा, और ये उससे ज्यादा है, ये भी खत्म है, क्योंकि पी एस इज लेस देन पी नॉट ए एंड पी एस इज ग्रेटर देन पी नॉट बी। तो ऑप्शन क्या रहा, सी पार्ट। यानी ये इक्वेशन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे आंसर निकलेगा। आया समझ में? तो ये नोट करो जल्दी, ये पहली ट्रिक है, पहली ट्रिक यही याद रखो, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये वाली ट्रिक। और उसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको ये याद रखना है, यहां से ये निकला। आया समझ में? अच्छा, जब कंडीशन ऐसी थी पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, तब पी एस किसके बराबर आया, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू का ए। अगर रिवर्स कंडीशन होगी और पी नॉट बी ग्रेटर देन पी नॉट ए, ऐसा भी हो सकता है ना, तो इसका मतलब है पी एस किसके बराबर निकलेगा, सिमिलरली पी एस किसके बराबर निकलेगा, इसके बदले क्या आएगा, पी नॉट ए प्लस इसके बदले क्या आएगा, पी नॉट बी, क्योंकि ये ज्यादा है ना, माइनस क्या होगा, पी नॉट ए और काई बी, ये भी आएगा। आया समझ में? यहां पर ग्राफ ऐसे आएगी, इसमें ग्राफ ऐसी बनी थी, अच्छा काई ए 0 काई बी 1, यहाँ पर काई ए 1 काई बी 0, यहाँ ऐसी ग्राफ बनी थी, है कि नहीं? यहाँ इसकी रिवर्स ग्राफ बनेगी ऐसे, ये और ये ऐसी ग्राफ बनेगी, क्योंकि पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए। वही जुगाड़ यहाँ पर भी फिर लगेगा। आया समझ में? तो ये सारा नोट करो जल्दी। ये तो हमें जब कंपोजिशन पता होगी, जब हमें कंपोजिशन लिक्विड ए और लिक्विड बी की पता होगी, उस सोल्यूशन में कंपोजिशन क्या है, तो हम टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए जब हम कंपोजिशन यूज करते हैं उसको हम रोल्टस लॉ कहते हैं। लिखो, नजर रखो। तो यहां तक आपको समझ आया कि ये जो रोल्टस लॉ होता है फॉर अ मिक्सचर और फॉर अ सोल्यूशन, इट इज सम टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। यानी अगर ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है बराबर सम टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। और ये दोनों कंपाउंड्स क्या है, वोलेटाइल, ये पॉइंट याद रखना। और ये क्या है,
ये मिजिबल लिक्विड्स भी है, मिजिबल लिक्विड्स, मिजिबल लिक्विड्स, यानी दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मिजिबल लिक्विड, जो दोनों लिक्विड्स मिलते हैं। यहां तक आया समझ में? तो यहां तक हमने रोल्टस लॉ किया डिफाइन। पहले हमने रोल्टस लॉ को क्या किया डिफाइन, कि रोल्टस लॉ हमें ये बोलता है कि जब भी आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना होगा, या जब भी किसी मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालना होगा, उस मिक्सचर का वेपर प्रेशर में जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं उनका पार्शियल प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यहां तक आया समझ में? और वो जो सोल्यूशन बन गई मिजिबल लिक्विड्स की, उनका जो वेपर प्रेशर होता है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दैट सोल्यूशन, इट इज सम टोटल ऑफ इट इज पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स। ये तो जब हमें पता होती है कंपोजिशन क्या है मिक्सचर की, वी कैन कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन। कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स हमें पता है, हम निकालते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, ये रोल्टस लॉ से हम निकालते हैं। अब अगर हमें कंपोजिशन ऑफ वेपर पता होगी, तो कंपोजिशन ऑफ वेपर से हम कैसे निकालेंगे वेपर प्रेशर? तो आइए वो स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन ऑफ वेपर्स, देखो कंपोजिशन ऑफ वेपर्स किसको कहते हैं। अभी हमने एक मिक्सचर बनाया, एक सोल्यूशन बनाई, ये सोल्यूशन है, इसमें दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं, ए बी एंड बी। आया समझ में? दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं, ये क्लोज्ड सिस्टम है, इन दोनों के वेपर्स बनेंगे, यहां पर ए के भी वेपर्स होंगे, बी के भी वेपर्स होंगे। यहां तक आया समझ में? और उसका हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन में, दैट इज दिस। यानी इन वेपर्स की वजह से कितना टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। क्योंकि इन वेपर्स में ए भी है और बी भी है। आया समझ में? अब हमें देखना है कि इन वेपर्स की कंपोजिशन क्या है। यहां तक आया समझ में? जब हमें कंपोजिशन ऑफ वेपर्स पता चलेगी, तो हम टोटल वेपर प्रेशर भी निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का, या हम पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। तो देखो, आप सबको पता है कि व्हेन वी कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर, वी आल्सो यूज डाल्टन्स लॉ। यहां तक आया समझ में? तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, अकॉर्डिंग टू Dalton's law of partial pressures, वो क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन into mole fraction of mole fraction of vapors of that component। ये याद रखना कि पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का किसके बराबर होता है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स ऑफ दैट कंपोनेंट। यहां तक आया समझ में? अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए निकालना है या बी निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स ऑफ दैट कंपोनेंट, इसका मतलब पी ए किसके बराबर बनेगा? पी एस इंटू वाई ए। वाई क्या है? इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स ऑफ ए, यानी इसमें इस वेपर कंपोजिशन में ए की मोल फ्रैक्शन क्या है, यानी दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज ऑफ ए। आया समझ में? इसका मतलब ये भी हुआ ना कि पी बी इज इक्वल टू पी एस इंटू वाई बी। वट इज वाई बी? वाई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी in vapor phase। तो we can say
वाई ए एंड वाई बी इज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। यहां तक आया समझ में? देखो सुनो, बात को समझो। हमने दो मेजेबल लिक्विड्स लाए, उनको मिलाया, उस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर यानी उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर इज गिवन बाय रोल्टस लॉ। यानी द वेपर प्रेशर ऑफ a solution containing two volatile components that are miscible is equal to the sum total of partial pressures of its components. This is given by Rolter's law. कंपोजिशन यानी मोल फ्रैक्शन ए की भी पता है, मोल फ्रैक्शन बी की भी पता है इन लिक्विड फेज। हम टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग रोल्टस लॉ। पॉइंट को समझो, यानी अगर हमें मिक्सचर का या सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर चाहिए, हमें कंपोजिशन ऑफ ए एंड कंपोजिशन ऑफ बी पता होनी चाहिए इन लिक्विड फेज। यहां तक आया समझ में? मगर ये जो लिक्विड है, लिक्विड फेज, इट आल्सो कन्वर्ट्स इनटू वेपर फेज। अब इस वेपर फेज की क्या कंपोजिशन है? वेपर फेज की जो कंपोजिशन है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट किसके बराबर होगा? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी ए इज इक्वल टू पी एस इंटू वाई ए, पी बी इज इक्वल टू पी एस इंटू वाई बी। वाई एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शन इज इन वेपर फेज। यानी इस वेपर फेज में वाई का मोल फ्रैक्शन क्या है और वाई बी का मोल फ्रैक्शन क्या है। यहां तक आया समझ में? कंडीशन तो आपको ऑलरेडी पता है, कंडीशन हमने ये यूज की है, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पीछे। यहां तक आया समझ में? अब देखो यहां से आगे क्या होगा, पहले यहां तक नोट करो जल्दी। अब देखो, इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर हमें वाई ए निकालना होगा, वाई ए इज इक्वल टू पी ए डिवाइड बाई पी एस। यही होगा ना, यही होगा। और आपको पी ए पता है किसके बराबर है? पी नॉट ए का ए। तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए का ए डिवाइड बाई पी एस। यही कह सकते हैं ना, ये कह सकते हैं ना। और अब बताइए कि ये जो पी नॉट ए है, ये है ना ज्यादा पी नॉट ए है ना ज्यादा पी एस से। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ना, जो मैंने ट्रिक बोली थी यहां नीचे कि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी एस एंड पी एस इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, जो हमने ऑलरेडी ट्रिक पढ़ी थी, जिससे हमने क्वेश्चन भी किया था। तो पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी एस, तो जब पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी एस तो ये सारी टर्म निकलेगी ना वन से ज्यादा, निकलेगी कि नहीं? तो ये सारी टर्म निकलेगी वन से ज्यादा। यहां तक आया समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि इट इज ग्रेटर देन वन। ये आया समझ में? क्योंकि पी नॉट ए डिवाइड बाई पी एस, क्योंकि पी नॉट ए है ना ज्यादा और पी एस क्या है? कम। तो इन दोनों का रेशो आएगा ना मोर देन वन। तो पी नॉट ए का ए डिवाइड बाई पी एस इज ग्रेटर देन वन। इसका ये भी मतलब हुआ ना कि वाई ए डिवाइड बाई एक्स से नीचे, यह आया समझ में, इज इक्वल टू पी नॉट ए डिवाइड बाई पी एस ग्रेटर देन वन। ये इक्वेशन याद रखो, कंडीशन ये है। यहां तक नोट करो, आया समझ में? अब यहां से क्या होगा, पहले ये नोट करो जल्दी। किया नोट? अब वाई बी निकालेंगे, वाई बी इज इक्वल टू PV डिवाइड बाई PS और
पी बी किसके बराबर है? पी नॉट बी काई बी डिवाइड बाई पी एस, है कि नहीं? पी एस है ना किससे ज्यादा? पी नॉट बी से। तो अगर पी नॉट बी कम है, पी एस क्या है? पी एस ज्यादा है। इसका मतलब है इन दोनों का रेशो होगा ना लेस देन 1। इसका यह मतलब हुआ कि वाई बी डिवाइड बाई काई बी, ये एक्स बी, वाई बी डिवाइड बाई एक्स बी, ये नीचे ले जाओ, इज इक्वल टू पी नॉट बी डिवाइड बाई पी एस लेस देन 1। ये इक्वेशन भी याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये और ये। करो जल्दी। यहां तक आया समझ में? देखो स्टार्ट हमने कहां से किया था कि पी ए डायरेक्टली का ए, पी बी डायरेक्टली का बी, ये निकली इक्वेशन। फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी, दिस कॉल्ड रोटस लॉ फॉर ए मिक्सचर। और ये दोनों लिक्विड्स क्या है? मिजिबल लिक्विड्स, ये याद रखना। ये दोनों लिक्विड्स क्या है? मिजिबल लिक्विड्स। तो हमें कंपोजिशन ऑफ ए और बी पता है लिक्विड फेस, हम वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। मगर जब हमें कंपोजिशन ऑफ वेपर्स पता है तो हम कैसे प्रेशर्स निकालते हैं? वी यूज डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। तो वहां से हमने ये इक्वेशंस निकाली है। अब ये पॉइंट याद रखना, जो कंपोनेंट ज्यादा वोलाटाइल होगा उसका वेपर फेस में ज्यादा होगा, और जो कम वोलाटाइल होगा उसके वेपर फेस में मॉलिक्यूल्स कम होंगे। ये पॉइंट याद रखना, यहां तक नोट करो सारा पहले, इस पे हमें क्वेश्चन करेंगे जल्दी। तो नोट भी लिखो। द मोर वोलाटाइल component will prefer to be in vapor phase। ये पॉइंट याद रखो, यानी जो कोई कंपोनेंट ज्यादा वोलाटाइल होगा वो वेपर फेज में रहने को प्रेफर करेगा। जो ज्यादा वोलाटाइल होगा उसकी वेपर फेज ज्यादा होगा, जो कम वोलाटाइल होगा वो लिक्विड फेज उसका ज्यादा होगा। आया समझ में? एंड वाइस वर्सा। यहां तक सारा नोट करो जल्दी। लिखो क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई। For ideal solution with P naught A greater than P naught B, which relation between XA and YA is correct? A option YA less than YB, B option XA greater than XB, C option YA divided by YB greater than XA divided by XB, D option
वाई ए डिवाइड बाई वाई बी लेस देन एक्स ए डिवाइड बाई एक्स बी। जल्दी करो ये क्वेश्चन। वाई ए लेस देन वाई बी, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, तो ए वेपर फेस में ज्यादा रहेगा, उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, और वाई बी इज लेस वोलेटाइल, वो लिक्विड में ज्यादा रहेगा, यानी उसका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस विल बी वेरी वेरी लेस। तो ये गलत है। आया समझ में? अच्छा, एक्स ए ग्रेटर देन एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। क्यों? ना हमें एन ए पता है, ना हमें एन बी पता है, तो हमें कैसे काय और काय बी या एक्स ए और एक्स बी पता होगी। अब रहा ये वाई ए डिवाइड बाई वाई बी ग्रेटर देन एक्स ए बाई एक्स बी। अब इधर नजर रखो, वाई ए डिवाइड बाई एक्स ए, वाई ए डिवाइड बाई वाई बी, वाई ए तो है ना ज्यादा, वाई बी क्या है? कम। तो अगर वाई ए ज्यादा है, वाई बी क्या है? कम, क्योंकि यहां पर है ना द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट विल प्रेफर टू बी इन वेपर फेस। ए है ना ज्यादा वोलेटाइल, तो उसका मोल फ्रैक्शन भी वेपर फेस में क्या होगा? ज्यादा। बी लेस वोलेटाइल है, उसका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस भी क्या होगा? कम होगा। यानी वाई ए डिवाइड बाई वाई बी, यानी वाई ए ज्यादा होगा, वाई बी क्या होगा? कम। इन दोनों का रेशो होगा ना ज्यादा, किससे? एक्स ए और एक्स बी से। तो ये ऑप्शन आएगा सी पार्ट। तो ये ऑप्शन है इसका, बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस। तो ये नोट करो जल्दी। अच्छा, नाउ लिसन केयरफुली। पी ए किसके बराबर है? पी ए बराबर है पी नॉट ए वन सेकेंड, वाई ए किसके बराबर है? पी नॉट ए काई ए डिवाइड बाई पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी और एक्स बी। इसी तरह वाई बी किसके बराबर है? पी नॉट बी एक्स बी डिवाइड बाई पी नॉट ए का एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक्स बी बोलो या काई बी बोलो, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बाय यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। सपोज ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। अब दोनों को डिवाइड करो, तो जब दोनों को डिवाइड करोगे यहां से क्या निकलेगा? वाई ए डिवाइड बाई वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए डिवाइड बाई पी नॉट बी। याद रखो, अच्छा, एक्स ए डिवाइड बाई वन माइनस एक्स ए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और वाई ए डिवाइड बाई वाई बी लिख सकते हैं वन माइनस वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए डिवाइड बाई पी नॉट बी इंटू एक्स ए डिवाइड बाई वन माइनस एक्स ए। ये दोनों इक्वेशन नोट करो, यहां से क्वेश्चन आते हैं। जल्दी करो नोट यहां तक। अब इस इक्वेशन पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेई एग्जाम। ये क्वेश्चन जेई में आया है, तो लिखो क्वेश्चन।
the vapor pressure of A and B at 25 degrees Celsius are 90 mmHg and 50 mmHg respectively. A and B are mixed such that the mole fraction of A is 0.6 in the mixture, then the in the mixture is 0.6, then the mole fraction of B in the vapor phase is x into 10 raised power minus 4, 10 raised power minus 1. The value of x is, करो ये क्वेश्चन जल्दी. जल्दी ये इक्वेशन इसमें लगेगी. Now listen carefully. Vapor pressure of A and B at 25 degrees Celsius is, यानी P नॉट A कितना है 90 mmHg, P नॉट B किसके बराबर है 50 mmHg. यहां तक आया समझ में? अच्छा, such that the mole fraction of A in the mixture is 0.6. काई A किसके बराबर है 0.6. इसका मतलब है काई B किसके बराबर होगा, काई B होगा बराबर 1 माइनस काई A, वो आएगा 0.4. ये वैल्यूज यहाँ यूज करो. आया समझ गए? क्योंकि 1 माइनस काई इज काई B एक्चुअली. तो पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. तो YA डिवाइड बाई 1 माइनस YA इज इक्वल टू P नॉट A किसके बराबर है 90, P नॉट B किसके बराबर है 50. यहाँ तक आया समझ में? अच्छा, काई A किसके बराबर है 0.6 और 1 माइनस काई A इज काई B, क्योंकि आपको पता है ना काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1. काई B किसके बराबर होगा 1 माइनस काई A. तो 1 माइनस काई इज एक्चुअली काई B. ये किसके बराबर आएगा 0.4. अब इसको सॉल्व करो जल्दी. अच्छा, यहां से आएगा YA, यहां से YA आएगा बराबर 9/10. तो YA इज इक्वल टू 0.9 ये आएगा यहां से. तो आपको क्या देखना है द वैल्यू ऑफ x.
तो ये आंसर है, करो जल्दी। तो वाई बी किसके बराबर आएगा? अगर वाई बराबर है 0.9 तो वाई बी किसके बराबर है? आपको पता है ना, वाई ए प्लस वाई बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर वाई किसके बराबर है 0.9 तो वाई बी किसके बराबर आएगा? 0.1। तो करो जल्दी। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज इज x। ये 10 आएगा ना नीचे, तो ये आंसर है। ये तो मिजिबल लिक्विड्स की बात थी, यानी जब दोनों लिक्विड्स मिजिबल होंगे। अब जब दोनों लिक्विड्स इमिजिबल होंगे तो कंडीशन क्या होगी? तो देखो क्या कंडीशन होगी। When the two liquids are immiscible, यानी अब ये दोनों लिक्विड मिक्स नहीं होंगे। पहले जब ये मिक्स हुए थे तब पीएस किसके बराबर था? पी ए प्लस पी बी, और पीएस इज इक्वल पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये तब थी जब दोनों लिक्विड्स मिजिबल थे। अब दोनों लिक्विड्स क्या है? इमिजिबल। तो इसका मतलब है जब दोनों मिक्स नहीं होंगे, जब दोनों मिक्स नहीं होंगे उनका मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा सारों का? वो यूनिटी रहेगा। इसका मतलब है फॉर इमिजिबल लिक्विड्स, फॉर इमिजिबल लिक्विड्स, फॉर इमिजिबल मिक्स्ड लिक्विड्स का ए या एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है पी एस किसके बराबर होगा? पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। दिस इज फॉर इमिजिबल लिक्विड्स। जब मिजिबल थे पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मगर इमिजिबल के लिए एक्स ए किसके बराबर है? 1 के बराबर। एक्स बी किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो इसका मतलब है पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। यहां तक आया समझ में? नोट करो जल्दी, जल्दी नोट करो। यह आया समझ में? अच्छा, इसका यह मतलब हुआ ना, जब हमने ये डिस्कस किया था वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस डिवाइड बाई पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी किया था ना। अगर हम यहां पर भी अगर इमिजिबल लिक्विड्स होंगे, यहां पर एक्स ए और एक्स बी किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो देयरफॉर वाई ए किसके बराबर आएगा? पी नॉट ए डिवाइड बाई पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। यह आया समझ में? और वाई बी किसके बराबर आएगा? पी नॉट बी डिवाइड बाई पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। तो ये आएगी इक्वेशन 2। यहां तक नोट करो जल्दी। आया समझ में? और आप सबको पता है, पहले मैं इसको इरेज करूंगा। आपको पता है कि वाई ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, यानी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और आपको पता है एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई एम ए गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। एन बी किसके बराबर है? डब्ल्यू बी बाई एम बी, है कि नहीं? यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन वेपर फेज इज इक्वल टू वेट ऑफ ए इन वेपर फेज डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ए इन वेपर फेज। यानी वो जो वेपर फेज में है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इन वेपर फेज किसके बराबर है? वेट ऑफ बी इन वेपर फेज डिवाइड बाई उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? ये तो आप सबको पता है। जब हम ये वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे इन दो इक्वेशंस में, तो यहां से कुछ और इक्वेशन आएगी। तो वो देखो क्या इक्वेशन आएगी? डब्ल्यू ए डिवाइड बाई डब्ल्यू बी, जब दोनों को डिवाइड करेंगे
इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाई पी नॉट बी, सॉरी एम ए मोलर मास ऑफ ए मोलर मास ऑफ बी, यानी वेट ऑफ ए इन वेपर फेस डिवाइड बाई वेट ऑफ बी इन वेपर फेस, मोलर मास ऑफ ए मोलर मास ऑफ बी। ये याद रखो ये इक्वेशन, यानी जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे वाई ए डिवाइड बाई वाई बी, ये डिवाइड होगा, लास्ट में वाई और वाई बी को ये वैल्यूज देंगे, जब ये सारे वैल्यूज देंगे ये इक्वेशन बचेगी, यानी वेट ऑफ ए कितना होगा वेपर फेस में और वेट ऑफ बी कितना होगा वेपर फेस में, उन दोनों का रेशो किसके बराबर है, पी नॉट ए एम ए डिवाइड बाई पी नॉट बी एम बी, यानी इन दो का रेशो इक्वल है। ये आया समझ में, यहां तक नोट करो जल्दी। यहां पर लिख भी सकते हो डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी आर द वेट्स ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। PHAC तो करो नोट जल्दी। अब हम इन पे क्वेश्चन करेंगे। चलो ये इक्वेशन यहां लिखेंगे, डब्ल्यू ए डिवाइड बाई डब्ल्यू बी इज इक्वल टू पी नॉट ए एम ए मोलर मास ऑफ ए पी नॉट बी मोलर मास ऑफ बी इन वेपर फेज। देखो क्वेश्चन, लिक्विड ए 3 मोल, लिक्विड बी 2 मोल, they are mixed together and form an immiscible mixture, immiscible mixture. Find the total vapor pressure of an agitated system if P naught A is equal to 150 torr, P naught B is equal to 100 torr। करो जल्दी। देखो लिक्विड ए कितना है 3 मोल, लिक्विड बी कितना है 2 मोल, ये तो पता है। दे आर मिक्सड टुगेदर एंड फॉर्म एन इमिजिबल मिक्सचर, इमिजिबल मिक्सचर। फाइंड द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ एन एजिटेटेड सिस्टम, यानी इस सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर देखो क्या है, तो किसके बराबर है, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए का पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, तो पी सोल्यूशन इज इक्वल टू 150 टॉर प्लस 100 टॉर, तो पी एस इज इक्वल टू 250 टॉर,
यानी इसमें हमें रोल्टस लॉ अप्लाई नहीं करना है, इसमें हमें काय और काय बी जरूरत नहीं है, क्योंकि बोथ द लिक्विड्स आर इमिजिबल। काय इज गुड वन, काय बी इज गुड वन। आया समझ में? तो ये नोट करो जल्दी। अच्छा, हम अब कुछ ट्रिक्स स्टडी करेंगे जिससे आपको इजी होगा न्यूमेरिकल करना। पहली जो ट्रिक थी, पहली ट्रिक में हमने क्या बोला था कि पी एस इज लेस देन पी नॉट ए एंड ग्रेटर देन पी नॉट बी। ये पहली ट्रिक, इस पे हमने क्वेश्चन किया था, जो पहला न्यूमेरिकल था। अब दूसरी ट्रिक याद रखो क्वेश्चन करने के लिए। ट्रिक 2, याद रखो ये ट्रिक्स। अगर किसी प्रॉब्लम में पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इज इक्वल टू वेरी हाई, बहुत ज्यादा होगा, और एन ए माइनस एन बी इज वेरी लो या वेरी स्मॉल, ये याद रखना। पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी क्या है? वेरी हाई। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज वेरी लेस। तो ये याद रखना, पी एस विल फॉलो पी नॉट ए, यानी पी एस क्या होगा? पी नॉट के करीब करीब होगा। पी नॉट बी से ज्यादा होगा, मगर पी नॉट के करीब होगा, पी नॉट ए के करीब होगा। आया समझ में? यानी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल अप्रोच टू द कंपोनेंट विद हाई वेपर प्रेशर। ये आया समझ में? तो ये पॉइंट याद रखना है आपको, नोट करो इसको जल्दी। इसी तरह और अगर पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इज वेरी लो और एन ए माइनस एन बी इज इक्वल टू वेरी हाई, ये याद रखना। पी एस विल फॉलो द कंपोनेंट with मैक्सिमम मोल्स, यानी जिस कंपोनेंट के मोल्स ज्यादा होंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उसी को फॉलो करेगा। ये नोट करो। पहला पॉइंट क्या है कि अगर पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी ज्यादा होगा, एन ए माइनस एन बी क्या होगा? कम होगा। वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा इट विल फॉलो द कंपोनेंट जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसी तरह अगर पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी कम होगा और एन ए माइनस एन बी क्या होगा? ज्यादा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसको फॉलो करेगा? जिसके मोल्स ज्यादा होंगे। ये दोनों पॉइंट्स नोट करो जल्दी, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर of a solution by mixing 10 mole A and 1 mole B
P naught A 200 mmHg, P naught B 300 mmHg। अच्छा, ए ऑप्शन 285 mmHg, बी ऑप्शन 204 mmHg, सी ऑप्शन 325 mmHg और डी ऑप्शन 188 mmHg। करो ये क्वेश्चन। जल्दी करो। देखो, व्हाट विल द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी पीएस किसके बराबर होगा। वी हैव टू फाइंड पीएस बाय मिक्सिंग 10 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी। यानी ए के मोल ज्यादा है, बी के मोल क्या है कम। पी नॉट ए क्या है 200 mmHg और पी नॉट बी क्या है 300 mmHg। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स है ना ज्यादा, 9 मोल की डिफरेंस है, और ये जो प्रेशर है 100 mmHg इज लेस। तो ये याद रखो, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी क्या है स्मॉल, एन ए माइनस एन बी क्या है लार्ज। यही कंडीशन है ना, आपको इक्वेशन यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है बाय यूजिंग रोल्टस लॉ। आप सीधे ये ट्रिक यूज करो। पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी क्या है स्मॉल, एन ए माइनस एन बी क्या है ज्यादा, ये 9 मोल्स की डिफरेंस है। 100 mmHg इज वेरी वेरी लेस। आया समझ में। तो ये क्या कहता है कि ये बनी ना ये वाली इक्वेशन, पीएस विल फॉलो द कंपोनेंट विद मैक्सिमम वेपर प्रेशर, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स। तो यानी जिसके मोल्स ज्यादा होंगे पीएस उसी के करीब होगा। तो पीएस किसके बराबर होगा, किसके मोल्स ज्यादा है, ए के मोल्स ज्यादा है। ए का वेपर प्रेशर क्या है 200 mmHg। आया समझ में। तो उसके करीब क्या है 285 उसके करीब नहीं है, 325 उसके करीब नहीं है, 188 उसके करीब नहीं है, उसके करीब क्या है 204। तो पी एस इज 204 mmHg, ये इसका आंसर है। अब अगर ये भी इस्तेमाल करोगे पी एस इज पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, यहां से भी यही आंसर निकलेगा। इसलिए सीधे ट्रिक यूज करो, यहां से आंसर निकलेगा। तो करो ये नोट जल्दी। अच्छा, बाकी ट्रिक्स इसी रोल्टस लॉ की और बाकी टॉपिक्स आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो हम कंटिन्यू करेंगे और एक लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। चैप्टर को रिवाइज करो, लेक्चर को रिवाइज करो, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करो। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।